Hello friends, myself गरिमा शर्मा. वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड. फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि कहीं ना कहीं नर्सिंग में इंटरेस्टेड है, नर्सिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं. तो देखिए, बताना चाहूँगी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली लेके आया है 3803 वैकेंसीज. बिल्कुल सही सुना आपने, नॉर्थ सेट के थ्रू निकाली गई हैं वैकेंसीज. इसके लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्थ सेट का एग्जाम क्लियर करना होगा, तो उसके बाद आप ये जॉब पा सकते हैं. तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन नर्सिंग बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए ही स्पेशली ये वैकेंसी निकाली गई है. तो ये तो हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब बात करते हैं डिटेल में जाके, जो कि उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी नॉर्थ सेट की जो वैकेंसीज निकली हैं 3803 उनका. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, पे स्केल की. अगर हम बात करें पे स्केल की, जो पे स्केल दिया गया है, पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज पे बैंड 2 जो है एम्स का, वो है 9300 से 34,800 तक का, विद ग्रेड पे ऑफ ₹4,600. ठीक है, तो ये तो बात है बेसिक पे स्केल की. अब इसके साथ हम देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर अपियरिंग इन नॉर्थ सेट एग्जाम और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है. तो देखिए, अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया हुआ है या फिर बीएससी नर्सिंग भी किया हुआ है किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपने जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का डिप्लोमा कर रखा है किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट काउंसिल के किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर बोर्ड ऑफ काउंसिल से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपका क्या होना ज़रूरी है, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है एज ए नर्स या मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में. और इसी के बाद जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होने के बाद ही आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना, जो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना ज़रूरी है. तभी आप एलिजिबल हैं और तभी आप अप्लाई कर पाएंगे. तो फ्रेंड्स, ये बात हुई कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, कि अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है और ये एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं एज लिमिट की. तो देखिए, जो एज लिमिट यहाँ पे दी गई है वो एज लिमिट दी गई है 18 to 30 ईयर्स, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स. अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आप 30 साल से कम के हैं तो भी आप एलिजिबल है. जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की. तो एप्लीकेशन फीस को भी देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपीज़ दी गई है एप्लीकेशन फ़ी. अगर बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो 1200 रुपीज़ फीस है. अगर हम बात करें पीडब्ल्यूबीडी की, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, तो एग्जेम्प्टेड है, फीस नहीं है यहाँ पे. ये जो फीस है ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पे कर सकते हैं. ठीक है. इफ एनी एज एप्लीकेबल विल बी पेएबल टू द बैंक बाय द कैंडिडेट. अगर और भी मतलब किसी तरीके से आप पे करना चाहें बैंक के थ्रू तो भी आप पे कर सकते हैं. इसमें एक पॉइंट और दिया गया है, एप्लीकेशन फी वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज. अगर एक बार आपने एप्लीकेशन फी अपनी सबमिट कर दी है तो वो रिफंड नहीं की जाएगी किसी भी सर्कमस्टेंसेज में. तो ये तो बात हुई एप्लीकेशन फीस की. आगे मूव करते हैं इसी के साथ. देखिए, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन डेट की, तो जो एग्जामिनेशन होगा आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा 1 सितंबर 2020 यानी कि ट्यूसडे में. तो बहुत कम टाइम बचा है. देखिए, टाइम तो फॉर्म फिल करने का भी कम है आपके पास, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 5 अगस्त 2020 से, और आज जो डेट है आज है 7 अगस्त. तो 2 दिन तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, और जो लास्ट डेट है ना फॉर्म सबमिशन की वो भी सिर्फ 18 अगस्त 2020 है. तो कम टाइम है, इसलिए जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए. आगे मूव करते हैं इसी के साथ. अब हम देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जो दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है. तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है. अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की जाए तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है. पीडब्ल्यूबीडी की बात की जाए तो 10 इयर्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑन द क्रूशियल डेट शैल नॉट एक्सीड 56 इयर्स की. जो आपकी टोटल एज है वो 56 इयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. उसके बाद भी 10 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है 30 इयर्स की एज के बाद.
PWBD प्लस OBC की अगर हम बात करें तो 30 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन है कि आपकी जो कुल मिला के एज है वो 56 ईयर्स से ज़्यादा नहीं एक्सीड करनी चाहिए। PWBD प्लस SC ST की बात की जाए तो 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO और SSCOs की। तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ की अगर बात की जाए फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जनरल अनरिजर्व हु हैव रेंडर्ड नॉट less than 3 years regular and continuous service as on closing date of receipt for online submission of application, तो उनके लिए 5 years का एज रिलैक्सेशन है। अगर बात करें हम सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ OBC की who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for online submission of application, उनके लिए 5 + 3 years का एज रिलैक्सेशन है। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ SC ST की who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for online submission of application की, तो उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है 10 5 + 5 का दिया गया है। तो ये तो बात हुई एज रिलैक्सेशन की। अब देखते हैं कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, क्या स्कीम है एग्ज़ाम की। तो देखिए जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 3 घंटे का होगा, 180 मिनट्स का, ठीक है। 200 MCQs आपसे पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। यानी कि आपका एवरी क्वेश्चन यानी कि ईच क्वेश्चन जो होगा आपका वो 1 मार्क्स का होगा। 4 ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 4 MCQs 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अब इसी के साथ 180 MCQs रिलेट टू सब्जेक्ट एंड 20 MCQs रिलेट टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। यानी कि जो 200 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आएंगे उनमें से 180 क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट बेस होंगे और जो 20 MCQs होंगे, 20 क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव, वो आपके जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड पे बेस्ड होंगे। नेगेटिव मार्किंग दी गई है यहाँ पे 1/3 मार्क्स की फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि हर गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 नंबर कटेगा। The qualifying marks in recruitment examination will be 50% for UR EWS। यानी कि अगर हम बात करें मिनिमम रिक्रूटमेंट की कितने नंबर वाला कैंडिडेट पास होगा, तो यहाँ पे 50% मार्क्स दिए गए हैं। यानी कि आपको 200 में से 100 मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। किसके लिए? अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अगर बात की जाए OBC के लिए तो 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है और SC ST की अगर बात की जाए तो 40% लाना ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई मार्क्स की। अब हम बात करते हैं अगर PWBD की बात की जाए तो 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे PWBD कैटेगरी के लिए। तो इसी के साथ आगे मूव करते हैं। ये तो बात हुई हमारी किसकी? पैटर्न की, कि क्या पैटर्न आएगा। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो देखिए जो सिलेबस होगा आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी एंड एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो सिलेबस होगा वो तय किया जाएगा। लेकिन सिलेबस को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.aimsexams.org, वहाँ पे जाके आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। और देखिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन की कि आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए अगर अप्लाई करने की बात की जाए तो अप्लाई करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, जो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.aimsexams.org, वहाँ पे जाके आप लॉगिन करेंगे और वहाँ पे जो मैनुअल वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई होंगी उन्हें फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। अब देखते हैं कि जो नॉर्सेट की 3803 वैकेंसीज निकली हैं उन्हें किस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए बाइफरकेट किया गया है। तो अगर हम बात करें एम्स न्यू दिल्ली की, तो एम्स न्यू दिल्ली की जो अनरिजर्व क्लासेस के लिए 270 सीट्स हैं, OBC के लिए 154 है, SC के लिए 79 है, ST के लिए 35 है, EWS के लिए 59 है और PWBD के लिए 67 है। तो टोटल पोस्ट एम्स न्यू दिल्ली के लिए 597 है। एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल के लिए कोई सीट नहीं रखी गई है। एम्स भुवनेश्वर के लिए अनरिजर्व के लिए 243, OBC के लिए 162, SC के लिए 90, ST के लिए 45, EWS के लिए 60 और PWBD के लिए 24 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 600। एम्स देवगढ़ की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 62,
ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ कोई सीट नहीं दी गई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 150। एम्स गोरखपुर की अगर हम बात करें तो यूआर के लिए 41 है, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ भी कोई सीट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट है यहाँ पे 100। एम्स जोधपुर की अगर हम बात करें, यूआर के लिए 71, ओबीसी के लिए 48, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 18, पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 176। एम्स कल्याणी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 243 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 162 हैं, एससी के लिए 90 हैं, एसटी के लिए 45 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 24 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 600। एम्स मंगलगिरी की अगर हम बात करें, मंगलागिरी की, तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 58 है, ओबीसी के लिए 36 है, एससी के लिए 19 है, एसटी के लिए 12 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 140। एम्स नागपुर की अगर बात की जाए तो यूआर कैटेगरी के लिए 41, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 100। एम्स पटना की अगर बात की जाए, यूआर कैटेगरी के लिए 81 है, ओबीसी के लिए 54 है, एससी के लिए 30 है, एसटी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 200। एम्स रायबरेली की अगर हम बात करें तो यूआर के लिए 239 है, ओबीसी के लिए 161 है, एससी के लिए 89 सीट्स हैं, एसटी के लिए 45 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं 594। एम्स रायपुर की अगर बात की जाए तो यूआर के लिए 81 है, ओबीसी के लिए 57, एससी के लिए 36, एसटी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 53 सीट्स हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 10 सीट हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 246। एम्स ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो यूआर के लिए 44 है, ओबीसी के लिए 38 है, एससी के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स दी गई हैं 112, एसटी के लिए 65 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 41 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 300। एम्स तेलंगाना के लिए कोई सीट नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर जो हाईएस्ट सीट की हम बात की जाए तो वो है एम्स कल्याणी के लिए, एम्स भुवनेश्वर के लिए और एम्स न्यू दिल्ली के लिए, जहाँ और इसके साथ ही एम्स रायबरेली के लिए भी हाईएस्ट सीट है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की कि किस किस तरीके से सीट्स को बाइफर्केट किया गया है अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए नॉर्थ सेट की। तो आपको इसके वीडियो के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन मिल ही चुकी है इस वैकेंसी के बारे में, इस जॉब पोस्ट के बारे में। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं और अगर आप एलिजिबल हैं, आपने बीएससी की डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे एक नई वैकेंसी के साथ, एक नए जॉब रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।